मूवी की स्टार्ट होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी आदमी की लाश को पेट्रोल डालकर जला रहा होता है और उसने ऐसा क्यों और कब किया ये मिस्ट्री ही बनकर रह जाता है और कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। अभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो मास्क लगाकर एक फाइनेंस कंपनी को लूटने आए हुए होते हैं। तभी वहां का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मारकर फाइनेंस कंपनी लूट कर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन अरविंद नाम के पुलिस ऑफिसर को इस रॉबरी के बारे में पता चलता है जहाँ पर अरविंद उन चोरों को बड़ी ही जल्दी पकड़ लेता है। अरविंद उन चोरों पर पहले से ही टारगेट बनाकर रखा हुआ था और उसे ये पता था कि ये चोर सिर्फ उन्हीं फाइनेंस कंपनी को टारगेट बनाते हैं जिनसे पुलिस स्टेशन लगभग 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर हो। अरविंद ने कुछ फाइनेंस कंपनियों के सामानों में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था जिससे वो चोर जब भी चोरी करके वहां से जाएं अरविंद को उनकी लोकेशन का पता चल जाए। ये रॉबरी का केस सॉल्व करने की वजह से अरविंद के सीनियर अरविंद से काफी खुश हो जाते हैं, इसीलिए वो उसे अपने केबिन में बुलाकर उसे एक नारकोटिक का केस सॉल्व करने के लिए भी दे देते हैं। रंजीत नाम के दूसरे ऑफिसर को देखते हैं जो कि वही मर्डर मिस्ट्री केस सॉल्व कर रहा होता है जैसा हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि जब ये केस रंजीत को दिया गया था तब 2 ही मर्डर हुए थे, लेकिन अब टाइम बीतते ही यहाँ पर 4 मर्डर और हो चुके थे जिसकी वजह से रंजीत के ऊपर काफी प्रेशर होता है। इधर सोचने वाली बात ये होती है कि सभी मर्डर के पैटर्न सेम होते हैं जिसमें व्यक्ति के सिर के ऊपर सबसे पहले तो गोली मारी जाती है और बिना किसी टॉर्चर के उन्हें जला दिया जाता है। इसमें ये बात तो स्पष्ट होती है कि इन सबको मारने वाला व्यक्ति कोई अलग अलग नहीं, एक ही साइको किलर है। इधर सोचने वाली बात तो ये है कि जिन लोगों का मर्डर हुआ है उनके नाम पर ना तो कोई मिसिंग कंप्लेन है और ना कोई ऐसा क्लू मिला है जिससे ये पता लगा सके कि ये लोग कौन है और कोई इन्हें क्यों मारना चाह रहा है। इधर दूसरी तरफ अरविंद ने उस नारकोटिक वाले केस को काफी अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया था जिससे उसके सीनियर काफी खुश हो जाते हैं उससे। अभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर रंजीत को अपने केस के रिलेटेड किसी का फोन आ जाता है और वो उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस चौकी से अकेला ही निकल जाता है। अभी रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसे काफी चोट आ जाती है जहाँ पर वो कोमा में चला जाता है। के बाद अब ये केस काफी हाईली सेंसिटिव केस बन गया था जिस पर पुलिस वाले काफी परेशान होते हैं और बढ़ती ग्रोथ और कम टाइम में केस सॉल्व करने की वजह से अरविंद के सीनियर अब रंजीत का केस अरविंद को सॉल्व करने के लिए दे देते हैं कि अगर ये केस सीबीआई के पास गया तो पुलिस वालों की काफी बदनामी होगी, इसीलिए अरविंद के सीनियर एसआई मनोहर को एज असिस्टेंट अरविंद के साथ काम करने के लिए बोल देते हैं। केस की डिटेल जानने के बाद में अरविंद सभी क्राइम स्पॉट पे जाता है जहाँ पर शॉकिंग की बात तो ये होती है कि एक भी विक्टिम का कोई भी बाल नहीं उसे मिलता है। फिर अगले दिन अरविंद पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तभी उसकी अचानक गाड़ी बंद हो जाती है, इसकी वजह से वो लिफ्ट मांगने लगता है। तभी एक लड़की की गाड़ी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है जिसका नाम संजना होता है। उसे देखकर अरविंद थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर वही लड़की संजना किसी लड़के से एक रेस्टोरेंट में मिलने आई हुई होती है। असल में उसकी माँ ने एक लड़के से मिलने के लिए संजना को रेस्टोरेंट में भेजा हुआ था और उसे बताया गया था कि वो लड़का ग्रे कलर की शर्ट पहने हुए बैठा हुआ है। जैसे ही संजना अंदर जाती है वैसे ही उसकी मुलाकात अरविंद से हो जाती है जो ग्रे कलर की शर्ट पहने हुए था। तब अरविंद को देखकर संजना को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। हालांकि अरविंद ने उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी थी कि वो नहीं है जिससे वो मिलने आई है। वहाँ पर अरविंद के ऊपर हमला हो जाता है क्योंकि अरविंद वहाँ पर किसी केस के सिलसिले में जांच करने के लिए आया था। तभी यहाँ पर संजना को ये पता चल जाता है कि असल में अरविंद एक पुलिस वाला है। इन सब के बाद संजना अरविंद को फॉलो करने लगती है और उसे प्रपोज भी कर देती है, लेकिन अरविंद को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और यहाँ पर कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। हाँ, अरविंद संजना से लिफ्ट लेना तो नहीं चाहता था पर उसे मजबूरी में लिफ्ट लेनी पड़ती है। फिर स्टेशन आने के बाद में अरविंद और एसआई मनोहर रंजीत से मिलने जाते हैं जहाँ पर वो अभी भी कोमा में रहता है। तभी अचानक एक दिन वही किलर एक और आदमी को किडनैप कर लेता है और अपने यूजर तरीके से उसे मार देता है। फिर जब वो लाश पुलिस वाले को मिलती है तो उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पर इस बार डॉक्टर अरविंद को एक नई इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो बताते हैं कि विक्टिम की लाश से उन्हें एक प्लेट मिली है जो उसने शायद ही एक रिसेंट एक्सीडेंट में लगवाई थी। अब यह प्लेट काफी काम की थी क्योंकि सभी प्लेट जो बॉडी में लगाई जाती हैं उन पर एक नंबर लिखा होता है जिससे वह प्लेट किसे कहां और कब लगाई गई है इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जल्दी से निकल जाती है। फिर अगले दिन अरविंद उसी प्लेट को लेकर पासी के हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर से पिछले कुछ दिनों में जिन जिन लोगों को प्लेट लगी है उनकी डिटेल देने के लिए बोलता है। फिर वहाँ से जाते वक्त अरविंद को उसी हॉस्पिटल में मनोहर दिख जाता है जिसके जाने के बाद अरविंद उस डॉक्टर से मिलकर मनोहर के आने का कारण पूछता है। तब डॉक्टर तो पहले उसे कुछ भी नहीं बताता पर ज्यादा पूछताछ करने पर वो बोलते हैं कि मनोहर को एक गंभीर हार्ट की बीमारी है। ये बात मनोहर किसी को नहीं बताना चाहता था। असल में एक बार मनोहर ने रविंद्र को बताया था कि कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट में उसकी वाइफ की मौत हो गई थी और अब उसकी फैमिली में बस एक छोटा बेटा ही है। फिर अगले दिन डॉक्टर ने अरविंद को एक लिस्ट लाकर दे दी थी जिनमें उन सभी लोगों के नाम लिखे थे जिन्होंने हाल ही में वो प्लेट डलवाई थी। अब कुछ टाइम तक अरविंद उन सभी लिस्ट को स्टडी करता है और 7 लोगों के नाम को अलग कर देता है। फिर अरविंद एक एक करके उन सभी के पास जाकर पूछताछ करता है जहाँ पर उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता। फिर आखिर में वो सुधाकर के घर पे जाता है जहाँ पर वो सुधाकर से पूछताछ करता है। तभी सुधाकर उसे बताता है कि मेरे पापा बूढ़े हैं, इसी वजह से मैं पासी के ऑफिस में जॉब करता हूँ जिससे मैं इनकी देखभाल भी अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। बाद अरविंद सुधाकर से उसके एक्सीडेंट के बारे में पूछता है जहाँ पर सुधाकर उससे बताता है कि कुछ टाइम पहले मेरा माइनर से एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरे पैर में प्लेट डाली गई थी। के बाद अरविंद सुधाकर के घर को बड़े ध्यान से देखने लगता है जो बात सुधाकर को पसंद नहीं आती। ऐसा लग रहा था कि सुधाकर मानो कुछ उससे छुपा रहा है। सुधाकर के घर से निकलते ही अरविंद को संजना का कॉल
कॉल आता है जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या तुम एक बार मुझसे मिलने आ सकते हो, जहाँ पर अरविंद तो उसे पहले मना कर देता है, लेकिन संजना के रिक्वेस्ट करने पर अरविंद उससे मिलने के लिए मान जाता है। जब रात में अरविंद संजना से मिलने जाता है तो संजना उसे प्रपोज कर देती है, जहाँ पर अरविंद उसे फिर से मना करके वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन अरविंद को एक और लाश मिलती है जिसका मर्डर उसी सीरियल किलिंग के तहत हुआ था, पर इस बार डिटेल में थोड़ा डिफरेंस था। असल में मर्डर अब तक मर रहे लोगों को शहर के बाहर जला रहा था, पर इस बार उसने यह काम शहर के अंदर किया था। क्राइम स्पॉट पर उस समय अरविंद के साथ एक लोकल कांस्टेबल भी रहता है जो अरविंद को बताता है कि कल एक भिखारी पुलिस स्टेशन आया था और वो किसी के किडनैप होने की खबर बता रहा था। क्योंकि वो भिखारी था और सही से कुछ बता नहीं पा रहा था, इसकी वजह से हमने उसे भगा दिया था। तब सुनने के बाद में जो अरविंद होता है वो सबसे पहले भिखारी के पास जाता है और उससे किडनैपर की सारी डिटेल पूछता है और उससे बोलता है कि जो कुछ भी तुमने देखा है वो सब हमको बता दो। भिखारी उससे बताता है कि पिछली रात एक लड़की बस से उतरी और एक आदमी जो कि कार में बैठा हुआ था वो उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गया। साथ वो उसे ये भी बताता है कि हमेशा ये लड़की अपनी स्कूटी से आया जाया करती थी इस रोड पर, लेकिन कल रात वो पता नहीं कैसे बस से उतर गई। सोचने वाली बात तो ये होती है कि जो लड़की रोज अपनी स्कूटी से जाती थी वो आज बस से क्यों आई थी। इस बात का पता करने के लिए अरविंद सभी पुलिस वालों को आसपास के मैकेनिक की शॉप पर भेज देता है, जहाँ पर उन्हें एक शॉप से पता चलता है कि आज से 2 दिन पहले एक लड़की अपनी स्कूटी को रिपेयर करवाने आई थी और उसकी स्कूटी अभी भी रिपेयर शॉप पर ही थी। स्कूटी से अरविंद को उस लड़की का कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मीरा है। इसके बाद वो लोग उसके घर जाते हैं और हैरानी वाली बात तो ये होती है कि गेट खुद मीरा ही खोलती है, जिससे उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी स्कूटी बनने के लिए दी है, जिस मीरा उन्हें हाँ में जवाब दे देती है। वो लोग मीरा के घर के तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ पर मनोहर का एक रूम में कुछ ऐसा दिखता है, जिसके बाद वो तुरंत अरविंद को बुलाता है उस रूम में और दिखाता है। उस रूम में एक फोटोग्राफ भी लगा हुआ था, जिसे देखकर अरविंद समझ जाता है कि मीरा अकेली नहीं बल्कि उसकी एक ट्विन सिस्टर भी है। और इतना ही नहीं, दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की है, जिनकी फोटोग्राफ उसके रूम में ही लगी हुई थी। उसके बाद अगले दिन फिर से एक बार सुधाकर को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, क्योंकि उसका भी एक ट्विन ब्रदर था और यह बात अरविंद को मीरा के घर में लगी फोटोग्राफ से पता चली थी, क्योंकि वह भी उस फोटोग्राफ में था। अब अरविंद सुधाकर से बोलता है कि वो उसे सब कुछ सच सच बता दे, जिससे सुधाकर काफी घबरा जाता है, इसीलिए वह उसे एक्चुअल ट्रुथ बताता है। वह सुधाकर नहीं बल्कि सुरेंद्र होता है, सुधाकर का भाई। वो बताता है कि कुछ दिनों पहले सुधाकर अचानक से गायब हो गया था, जिस पर वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो कुछ देर बाद उसे एक अननोन नंबर से मास्क मैन का वीडियो कॉल आता है, जहाँ पर वो उससे बोलता है कि अगर तुम अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो एक लोकेशन पर आ जाओ बिना पुलिस को बताए हुए। दूसरी तरफ जब अरविंद मीरा से पूछताछ करता है तो वो भी कन्फेस कर लेती है कि वो मीरा नहीं बल्कि तारा है, और वो फिर बता देती है कि उसकी भी बहन गायब हो गई थी और उसे भी मास्क मैन ने एक लोकेशन पे बुलाया था। उसने एक बार पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, जहाँ पर किलर उस पर नजर रखे हुआ था, जहाँ पर तारा कुछ भी नहीं कर पाती है और वो चुपचाप उसके कहे हुए लोकेशन पर पहुंच जाती है। पहुंचकर दोनों को मास्क मैन का कॉल आता है, जो उससे बोलता है कि अगर तुम अपने भाई बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो अपने सामने रखी हुई गन से अपने सामने वाले व्यक्ति को मार दो। ये सुनते ही तारा और सुरेंद्र अपने सामने रखी हुई गन से अपने सामने वाले व्यक्ति को मार देते हैं। जिसको मारा था उनका फेस पहले से ही कवर था, जिससे उन्हें ये पता न चल सके कि उन्होंने किसको मारा है। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो मास्क मैन उन्हें एक वीडियो शेयर करता है, जिसमें वो लोग एक आदमी का मर्डर कर रहे होते हैं और जिसे उन्होंने मारा था वो और कोई नहीं उनके भाई बहन ही थे। सुरेंद्र ने अपने भाई सुधाकर को और तारा ने अपनी बहन मीरा को मार दिया था। साथ करने के बाद में तारा और सुरेंद्र को एक साथ मिलाया जाता है, जहाँ पर क्लासमेट होने के कारण वो दोनों एक दूसरे को फट से पहचान जाते हैं। अरविंद साथ में दोनों से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने स्कूल टाइम में किसी पर शक है, तो न जाने वो दोनों लोग क्यों बेंजामिन नाम की लड़की का नाम लेते हैं। अरविंद तारा के मोबाइल में संजना की फोटो देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है और वो तारा से इसके बारे में पूछता है, जहाँ पर तारा अरविंद को बताती है कि कुछ टाइम पहले संजना हमसे एक मॉल में मिली थी, जहाँ पर हम दोनों लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अरविंद और मनोहर दोनों लोग ट्विन स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाते हैं, जहाँ पर अरविंद प्रिंसिपल से बेंजामिन के बारे में पूछता है, जो सुनकर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद में अरविंद अपने केस के बारे में प्रिंसिपल को बताता है, जो सुनकर प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि 26 साल पहले वो और उनके हस्बैंड ने ये स्कूल को खोला था, जहाँ पर स्कूल खुलते ही उनके स्कूल में 6 ट्विंस बच्चों ने एडमिशन ले ली थी। एडमिशन बढ़ाने की वजह से एक स्कीम निकाली कि ट्विंस बच्चों का एडमिशन कराने पर उनके पेरेंट्स को एक ही बच्चे की फीस देनी होगी, जो सुनकर वहाँ के सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन उनके स्कूल में कराने लगे, जिससे उनका स्कूल काफी अच्छा चलने लगा। बाद प्रिंसिपल और उनके हस्बैंड एक चेस टूर्नामेंट में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बेंजामिन नाम का लड़का मिलता है, जो कि उस टूर्नामेंट का विनर होता है। प्रिंसिपल के हस्बैंड का मानना होता है कि अगर ये लड़का हमारे स्कूल में पढ़ेगा तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन काफी बढ़ जाएगी। वो बेंजामिन के पास जाते हैं और उसे अपने स्कूल में पढ़ने और हॉस्टल में रहने के लिए अप्रोच कर देते हैं, जहाँ पर बेंजामिन उन्हें हाँ बोल देता है। हमें बेंजामिन का जुड़ा हुआ भाई फ्रांसिस दिखाया जाता है। फ्रांसिस जो होता है वो बेंजामिन से थोड़ा कमजोर होता है, इसीलिए जब फ्रांसिस थोड़ा परेशान होता है तो बेंजामिन उसे हर परेशानी से बचा लेता है। जब उनका एडमिशन स्कूल में हो जाता है तो फ्रांसिस का भी डेवलपमेंट अच्छे से होने लगता है और अब बेंजामिन की वजह से स्कूल का भी इंक्रीमेंट काफी अच्छा हो रहा था। इसकी वजह से प्रिंसिपल और उनके हस्बैंड काफी खुश होते हैं। तो उसकी जोड़ी को इस तरह देखकर उनकी क्लास वाले बच्चे उनसे काफी ज्यादा जलने लगते हैं और वह फ्रांसिस को तंग करने लगते हैं। हालांकि बेंजामिन उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता था, लेकिन के बाद भी वो लोग फ्रांसिस को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। फिर एक बार प्रिंसिपल मैम बेंजामिन के साथ चेस खेल रही होती है, जिसमें बहुत सारे गेम में बेंजामिन हार जाता है। यह देखकर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अगर ऐसे ही खेलोगे तो टूर्नामेंट में कैसे जीतोगे।
इस गेम पर ध्यान दो और अब जाके आराम करो। तभी जो बेंजामिन होता है वो एक गेम खेलने की और रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो आसानी से प्रिंसिपल को हरा देता है। देखकर प्रिंसिपल थोड़ा शांत रहती है। उसके बाद वो बेंजामिन से बोलती है कि अगर तुम इतना अच्छा खेल सकते हो तो अभी तक हार क्यों रहे थे, जिस पर बेंजामिन उन्हें बोलता है कि आप मेरी माँ के जैसे हो और मैं आपको कैसे हरा सकता हूँ। कुछ दिनों बाद बेंजामिन का टूर्नामेंट का दिन आ जाता है, जिस पर प्रिंसिपल का हस्बैंड उसे बाहर लेकर चला जाता है। तब फ्रांसिस प्रिंसिपल के पास ही रहता है, क्योंकि वो उन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। बेंजामिन के जाते ही वहाँ के सभी बच्चे फ्रांसिस को बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं। इन सबसे फ्रांसिस को वहाँ रहना काफी मुश्किल हो जाता है और इन सब के बारे में उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। यहाँ पर फ्रांसिस को एक अलग तरीके की बीमारी भी होती है। असल में उसे अंधेरे से बहुत ज्यादा ही डर लगता था, पर यह बात सिर्फ टीचर और बेंजामिन के अलावा किसी को नहीं पता थी। कुछ दिनों बाद बेंजामिन ट्रॉफी लेकर वापस स्कूल चला आता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, पर फ्रांसिस ने अपने साथ हुए बर्ताव के बारे में बेंजामिन को कुछ भी नहीं बताया था। उस दिन कुछ टीचर फ्रांसिस के अंधेरे के डर के बारे में बात कर रही होती है, जो बेंजामिन के क्लासमेट वाले सुन लेते हैं। यानी उन्हें एक और तरीका मिल गया था फ्रांसिस को तंग करने का। उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से एक को फिजिक्स लैब में जाना होता है, दूसरे को केमिस्ट्री लैब में। जब फ्रांसिस अपनी क्लास में जाता है तो क्लास के बच्चे लाइट को बंद कर देते हैं। फ्रांसिस कभी घबरा जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अपने भाई की आवाज सुनकर बेंजामिन उसकी क्लास की तरफ दौड़ता है, लेकिन सफोकेशन के कारण फ्रांसिस की वहीं पर मौत हो जाती है। जिमिन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपने भाई की मौत का कारण अपने ही क्लासमेट वालों को मानता है। बाद बेंजामिन अपने भाई की कब्र पर पूरे 3 दिन रुका रहा, जहाँ पर उसे अलग अलग लोग बुलाने आते थे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। दूसरी तरफ स्कूल में एक नन आती है, जो बेंजामिन को अपने साथ लेकर जाने का प्रपोजल रखती है। फ्रांसिस की मौत के बाद बेंजामिन का उस स्कूल में रहना ठीक नहीं था, इसीलिए प्रिंसिपल बेंजामिन के बारे में सोचकर नन को बेंजामिन को ले जाने के लिए हाँ बोल देते हैं। जिमिन के जाते ही प्रिंसिपल बहुत ज्यादा ही अपसेट होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि बेंजामिन को एक अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। बेंजामिन का जाना उस स्कूल के लिए अभिशाप बन गया था, क्योंकि बेंजामिन के जाते ही उस स्कूल में आग लगी थी, जिसका सदमा प्रिंसिपल के हस्बैंड सह नहीं पाते, तो उन्होंने अपनी दारू पी पी कर जान दे दी थी। सब जानकारी मिलने के बाद में अरविंद सबसे पहले संजना के घर पे जाता है, जहाँ पर संजना उसे देखकर बोलती है कि आप कौन है। पूछने वाली बात तो ये होती है कि जो लड़की कुछ दिनों पहले अरविंद के लिए पागल हो रही थी, अब वो उसे पहचान क्यों नहीं रही है। सच जो लड़की ने गेट खोला था वो संजना नहीं, संजना की बहन अंजना होती है। अंजना जो ऑब्वियसली अरविंद को नहीं जानती थी। अरविंद जैसे ही घर में अंदर आता है वो संजना को देखता है। अंजना अरविंद को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होने लगती है और सोचने लगती है कि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने आया है, जहाँ पर अरविंद तुरंत क्लियर कर देता है कि वो उन्हें बताने आया है कि उनकी जान खतरे में है। वो उन्हें बेंजामिन के बारे में भी बता देता है और दोनों की सिक्योरिटी करने की वजह से संजना और अंजना दोनों को वो मनोहर के घर पे छोड़ देता है। अब वो धीरज और धीरज को ढूंढने लगता है, क्योंकि अब वही बचे हुए थे, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे कोई भी नहीं मिलता। भी अचानक उन्हें एक दिन एक लाश मिलती है, जो देखकर कमिश्नर अरविंद पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें धीरज और धीरज नहीं मिल रहा था तो कातिल को कैसे मिल गए, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारा धीरज है या धीरज। ये सुनकर अरविंद कहता है कि सर ये धीरज है, क्योंकि उस दिन जब फ्रांसिस की मौत हुई थी तो आधे बच्चे फिजिक्स लैब में थे और आधे केमिस्ट्री लैब में थे, और फ्रांसिस की मौत केमिस्ट्री लैब में हुई थी। बेंजामिन सभी फिजिक्स लैब वाले बच्चों को मार रहा है ताकि वे उसकी तरह पेन को एक्सपीरियंस कर पाए। इसके बाद वो कमिश्नर से थोड़ा टाइम मांगता है, तभी उसे पता चलता है कि अरविंद को होश आ गया है। अरविंद उससे तुरंत मिलने चला जाता है, जहाँ पर रंजीत उसे बताता है कि उस दिन उसका एक्सीडेंट एक ब्लैक कलर की कार की वजह से हुआ था, और वो अरविंद को बताता है कि किलर उनके बीच में से कोई है। उसे हमारे हर मूव का पहले से ही पता होता है। प्रिंसिपल है वो इस केस के बारे में अरविंद को कॉल करके बताती है कि जो बेंजामिन है वो हर साल अपने भाई की पुण्यतिथि पर उसकी कब्र पर आता है, जो कि आने वाली है। अरविंद फ्रांसिस की कब्र के पास जाकर छुप जाता है और वहाँ पर बेंजामिन आता तो है। अरविंद उसे देखकर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बेंजामिन और कोई नहीं मनोहर ही होता है। तभी अरविंद मनोहर का पीछा करता है, लेकिन मनोहर वहाँ से भाग जाता है ना। और अंजना को चेक करने के लिए अरविंद तुरंत मनोहर के घर जाता है, जहाँ पर वो दोनों बैठी हुई होती हैं। अब यहाँ पर अरविंद कुछ कर पाता उससे पहले मनोहर पीछे से आकर अरविंद को मारकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद जब अरविंद को होश आता है तब तक मनोहर अंजना को लेकर जा चुका होता। तब थोड़ा दिमाग लगाकर अरविंद और संजना उसी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर बेंजामिन ने अपने सारे विक्टिम को बुलाया था। तब उन्हें अंजना और मनोहर मिल जाते हैं। तब अरविंद संजना को गन देकर कहता है कि जैसे ही बेंजामिन लिफ्ट से नीचे आए तुम उसे बिना देखे गोली मार देना। वो खुद जाकर मनोहर से लड़ाई करने लगता है और कुछ देर बाद वहाँ पर लिफ्ट नीचे आती है और संजना बिना देखे शूट कर देती है। और शॉकिंग की बात तो ये होती है कि उसमें बेंजामिन नहीं उसमें अंजना होती है। भी अचानक वहाँ पर रंजीत आ जाता है, जो अरविंद को पकड़ लेता है और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि अरविंद के शरीर पर फ्रांसिस लिखा है, जिसका मतलब यह है कि बेंजामिन और कोई नहीं बल्कि खुद अरविंद ही है। टाइम से हम सभी लोगों को पागल बना रहा है। इन सब के बाद रंजीत बताता है कि कुछ दिनों पहले जब अरविंद उससे मिलने गया था तो उसने नोटिस किया था कि अरविंद का लाइटर और उस दिन जिस कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था उस आदमी का लाइटर सेम है, जिस वजह से उसने अरविंद पर रिसर्च की और उसे सारा सच पता चल गया। इन सब के बाद अरविंद को पकड़ लिया जाता है और उसे जेल में डाल देते हैं। तभी अचानक रंजीत को एक और बात क्लिक करती है और वो तुरंत जेल की तरफ भागता है। तब तक अरविंद धीरज को मार चुका होता है और वो फिर अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि असल में यह सारा प्लान अरविंद का ही था। उसमें जानबूझकर चेन्नई में ट्रांसफर लिया था, क्योंकि वो धीरज और संजना और रंजना का पता नहीं लगा पा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे उसने केस सॉल्व करना शुरू किया, जिसमें से एक केस फाइनेंस कंपनी वाला भी था। असल में उस चोरी करने वाले गैंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि धीरज ही थे। तो पता लगाने के लिए वो यहाँ पर आया था। इसके बाद उसने और केस सॉल्व करना शुरू की और वो चाहता था कि वो मर्डर वाला केस उसे मिल जाए, लेकिन वो केस रंजीत को मिल गया था, इसीलिए अरविंद ने उसका एक्सीडेंट करवा दिया था। बाद उसने मनोहर के बेटे को किडनैप किया और उससे बेंजामिन का नाटक करवाया और उसने सभी को मार दिया।
उसने जानबूझकर रंजीत को क्लू भी दिया था जिससे वो पकड़ा जाए और वो जेल में जा सके और वो धीरन और धीरज को मार भी सके। अरविंद का बदला पूरा हो गया था। अब इन सब बातों का जब तक रियलाइजेशन रंजीत को होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पर धीरज मर चुका था। फिर इन सब के बाद फाइनली बेंजामिन यानी अरविंद ने भी कुछ टैबलेट खाकर अपनी जान दे दी कि उसका मकसद पूरा हो गया था और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी कहानी जहाँ सिर्फ खून नहीं सच भी बहा था।